अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स BS 17 14 जनवरी 2026 को जो पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 31 MCQs मेरे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं और 32 से आज हम डिस्कशन करते हैं। 32 MCQs है। ए स्ट्रेट लाइन downward sloping demand curve implies that as price fall the elasticity of demand। देखिए ये डिमांड कर्व मैंने बनाया हुआ है, ये इसका ए पॉइंट है सपोज, और ये इसका बी पॉइंट है। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ पर इलास्टिसिटी इन्फिनाइट है और इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन हो गई, फिर वन हो जाएगी, फिर लेस देन वन होगी, फिर जीरो हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस कम होगी तो इलास्टिसिटी भी कम होती जा रही है, इन्फिनाइट से ग्रेटर देन वन, वन लेस देन वन और जीरो। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा इधर। द इकोनॉमिकली रेलिवेंट रेंज ऑफ द टोटल यूटिलिटी कर्व इज द पोर्शन ओवर विच। अब वो पूछ रहा है कि इकोनॉमिकली रेलिवेंट रेंज कौन सी है। तो इकोनॉमिकली जो रेंज होती है इसकी टोटल यूटिलिटी की, वो वहां तक होती है जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए जीरो। अब ये वाली जो रेंज है ना सारी, ये सारी इकोनॉमिकली है। इसके बाद अ, वो इकोनॉमिकली सूटेबल नहीं है। इस पॉइंट्स के बाद ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन। तो इसका जो ऑप्शन है डी, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज एंड कांस्टेंट, यानी कि जो इसकी स्लोप है यहाँ पर आकर ये कांस्टेंट हो जाती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है जो डी है वो इसका मोस्ट सूटेबल आंसर है। बाकी टोटल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग ये भी नहीं आएगा, राइजिंग ये भी नहीं आएगा, टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग एंड विद इंक्रीजिंग रेट नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ये फंक्शन मैंने आपके सामने बनाया है वो एक क्वाड्रेटिक है, या इंक्रीज तो हो रहा होता है बट डिक्रीजिंग रेट के साथ। 34 MCQs। Like other economic law, the law of diminishing marginal utility is a forceful explanation the consumer behavior। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कार्य है हमारा, ये जो बना हुआ है, ये फोर्सफुल एक्सप्लेनेशन है कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर को ये बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व for analysis was given scientific touch by स्लट्सकी 1915 में। तो कुछ एमसीक्यूज जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन की है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपी के सर्विस कमीशन है, एजी की के, एफपीएससी। तो 3 या 4 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो आपकी हिस्ट्री बेस्ड होते हैं, जो इसमें आपको नॉलेज चेक किया जाता है कि इसको जो इकोनॉमिस्ट है उनकी बायोग्राफी का पता है या नहीं पता, ये जो थ्योरी है किसने प्रेजेंट की, किस ईयर में प्रेजेंट की, नोबेल प्राइज का पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें देखने भी बहुत ज़रूरी हैं। 36 MCQs। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर आल्सो नोन एज। तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसमें जो सी ऑप्शन इसने दिया हुआ है अल्टरनेटिव कॉस्ट, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये आंसर होगा सी। The long run average cost after a point slope upward because देखिए ये ऑप्टिमम पॉइंट है, ऑप्टिमम पॉइंट्स के बाद ये स्लोप इंक्रीज होनी चाहिए, होती जाती है। तो ये किस वजह से होती है, ये मैनेजमेंट्स की प्रॉब्लम आ जाती हैं लार्ज स्केल में। जब हम देखते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा जब आउटपुट हो जाए, जिसे ऑप्टिमम कहते हैं, उसके बाद कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो वो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है, द मैनेजमेंट फैक्टर इज इंडिविजिबल इवन इन द लॉन्ग रन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। 38, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन।
लॉ ऑफ वेरिएबल इज बेस ऑन द अजम्पशन, किस बेस के ऊपर ये अजम्पशन का हम ये लॉ को डिफाइन कर रहे थे? क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो इसमें हम कैपिटल को फिक्स रख लेते हैं नॉर्मली। ठीक हो गया। जब कैपिटल फिक्स है, एक फैक्टर ऑफ एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा कि ये शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का प्रोडक्शन फंक्शन होगा। 39 है, when at a given price the quantity supply of commodity is more than quantity demand there will be। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इससे ऊपर अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होती है, ये मैंने डायग्राम सामने बनाई हुई है, और डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से प्रेशर नीचे की तरफ आएगा और हम इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ मूव होंगे। तो इसमें ए डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस, बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट। 40 MC MR AC AR शो द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ। अब जहां पर ये MC और MR इक्वल है किसके? AR के, तो इट मींस ये कौन सा हो गया जी? ये परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि जो मोनोपोली है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में उसमें AR या प्राइस ऊपर होती है, MC और MR लेस होते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वल दिए हुए हैं, जैसे ये मैंने डायग्राम सामने बनाई हुई है। ये प्राइस है, ये AR है, ये MR है, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो MC भी इक्वल है। तो ये चारों वेरिएबल्स आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स ये परफेक्ट कंपटीशन है। अगर ये होता इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो ये AR ऊपर होता और MR नीचे, ये MC, ये यहाँ पर क्वांटिटी, और ये हमारी ये प्राइस हो जाती, और नीचे ये MC और MR ये नीचे होते इधर। ठीक हो गया। तो अब ये इक्वल दिया हुआ है, तो इट मींस ये क्या है? कम्पिटेटिव फर्म है ये। 41 है, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वुड बी मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू स्टडी। तो किससे है ये? इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है। इसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज हैं हमारे पास, कंपैरेटिव एडवांटेज है, और एंड सो ऑन, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं। द हेक्सचर ऑल इन मॉडल फैक्टर इज डिफाइन, फैक्टर अबंडेंस इज डिफाइन। अब फैक्टर अबंडेंस कब हो? कि एक वो फिजिकली भी ज़्यादा हो और उसकी प्राइसेस भी कम हो। उस बेस के ऊपर हमारी HO मॉडल थ्योरी बेस करती है। तो द टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फैक्टर, ये भी होना ज़रूरी है फैक्टर अबंडेंस के अंदर। और टर्म ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस भी कम हो और वो अबंडेंट भी हो। तो ये अगर दोनों जो फैक्टर हैं अगर वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो फिर हमारी जो HO मॉडल जो थ्योरी है वो सेटिस्फाई होगी। 43, हर्षमान सेज द इंडस्ट्री विद द हाईएस्ट कंबाइंड लिंकेजेस, यानी कि अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी की बात हो रही है। वो वो किन्स किन्स को लिंक करता है? आयरन एंड स्टील को। यानी कि पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरा जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ भी ग्रोथ जाना शुरू हो जाती है। तो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है ये, जिसमें वो आयरन एंड स्टील को फोकस करता है। अगर आप यहाँ इधर से ग्रोथ को शुरू करेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन की तरफ इशारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा है, तो अगर इधर हम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हमारा ये जो है, क्या कहते हैं इसे, डेवलपमेंट है, इस सेक्टर में डेवलपमेंट होगी और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। फॉरेन एड इज नीडेड टू सप्लीमेंट टू डोमेस्टिक सेविंग डेवलपिंग नेशन। ठीक है जी, उनका सप्लीमेंट होता है क्योंकि सेविंग इनकी कम होती है, फॉरेन एड की ज़रूरत पड़ती है। अश्योर द कैपिटल इंपोर्ट्स नीड फॉर द डेवलपमेंट। हाँ जी, हमें कैपिटल इंपोर्ट्स करना पड़ता है इनकम को अपनी इंक्रीज करने के लिए, इस वजह से फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन एड ज़रूरी है। प्रिवेंट द एब्सोल्यूट गैप बिटवीन रिच एंड पुअर नेशन। हाँ जी, इनके गैप को भी कम करने के लिए हमें फॉरेन एड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से ये ऑल ऑफ द दीज। ठीक है। द इकोनॉमिस्ट हु स्ट्रेस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द डेवलपमेंट। वैसे तो जो एंटरप्रेन्योर की जो थ्योरी है उसको सबसे ज़्यादा फोकस्ड किया था शेम्पीटर ने। ठीक हो गया।
पर मैंने इसको सर्च किया है, मेरे लिए भी ये न्यू था। तो कुछ जो ज़्यादातर आ रहा है वो ये जो हर्षमैन है, इसके इसका नाम है, और या ये सिकोटो वेस्की, डी ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहे हैं सप्लीमेंट के अंदर। वैसे बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर की थ्योरी है वो शेम्पेटर की है। इन रोस्टो थ्योरी द ड्राइव फॉर मैच्योरिटी, ये 4 स्टेजेस होती है जी, ठीक हो गया। पहली स्टेज होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर उसके बाद होता है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, फिर उसके बाद टेक ऑफ, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी, 5 नंबर पर आती है हाई मैस कंजम्पशन। तो वो कहता है ड्राइव टू मैच्योरिटी किसके बाद आती है, ये किसको फॉलो करती है, फॉलो ऑफ टेक ऑफ। यानी कि जो ये है 4 नंबर पर, इसने किसको फॉलो किया हुआ है, टेक ऑफ को फॉलो किया हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल प्रोडक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड विद इनकम पर कैपिटा। यानी कि ये थ्योरी ये शो कर रही है कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप्ड होती चली जाती है, जैसे डेवलप्ड नेशन है, वो ज़्यादा किसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। और जो अब डेवलप्ड इकोनॉमी है वो ज़्यादा सर्विस सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो उनकी जैसे जैसे आप रिच होते जाएंगे, आप डेवलप्ड, आपका एचडीआई बढ़ता चला जाएगा, तो आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो कम होती चली जाएगी। यानी कि आपकी जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो कम होती जाएगी। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एंड इनकम पर कैपिटा। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। विद ग्रोथ द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज लेबर फोर्स। यानी कि जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो रहा है, तो आपकी जो लेबर फोर्स है वो ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सर्विस सेक्टर के अंदर इंगेज होगी, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो आपका शेयर है वो डिक्लाइन होता जाएगा। तो 47 और 45 सेम एमसीक्यूज है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वाइडर देन डेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, डीवी लिख रहा हूँ इसे, और इसका सबसेट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इसे ईडी लिख रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। तो ये एक वाइडर टॉपिक है। अगर जो मेरा आप लेक्चर्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मेरा अगर लेक्चर देखें तो उसमें मैंने ये अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो 49 एमसीक्यूज ये। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज नॉट बीन डेड ग्रीन एज इट हैज बीन मेड आउट टू बी बिकॉज। अच्छा, अब वो कहता है जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो हैज नॉट बीन ग्रीन, हैज नॉट बीन डेड ग्रीन एज इट हैज बीन मेड आउट ऑफ बिकॉज। वो कहता है कि जैसे उसको शो किया जाता है ग्रीन, वो वैसा रेवोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह क्या है, इट इज कॉन्फाइंड मेनली टू व्हीट एंड राइस, इट इज कॉन्फाइंड टू सिलेक्टेड रीजन। यानी कि सिलेक्टेड रीजन में था। अगर आप इंडिया की ही बात करें तो उसका जो पंजाब का जो रीजन है उधर ही ये ग्रीन रेवोल्यूशन देखते हैं। बाकी जो उसके स्टेट्स हैं, ये उधर हम इन चीज़ों को ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट नहीं देखते। लैंड रिफॉर्म रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड, जैसे कि पाकिस्तान में है कि अगर वो रेवोल्यूशन तो था, तो जो अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड की, तो वो ऐसे क्यों है। तो इसका इसका ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। ठीक हो गया। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये मुझे थोड़ा बेहतर लगा है, वरना जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो ड्रॉबैक्स थे वो सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो जी ये 50 एमसीक्यूज हो गए हैं। 20 एमसीक्यूज इसके अभी रहते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, उसमें हम ये 27 एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। लेंथी वीडियो में इस वजह से नहीं बना रहा, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे लिए फिजिबल नहीं होता इतनी लेंथी वीडियोस को सुनना। तो फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका था, सेकंड मैंने बना दिया है, अब थर्ड इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।